हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम नामक चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, श्वसन के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। सर श्वसन होता क्या है? सर श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और उससे ये हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो मैं लिख देता हूं इसको, एक बार इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। द process of formation, the formation of energy, formation of energy मतलब ATP by breakdown of digested food। मैं कहता हूं कि the process of formation of energy by breakdown of food। इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया, लिख तो दिया आपने, तो समझाना मेरा काम, इस वजह से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है कि हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। हम श्वास क्यों लेते हैं सर? हम कहते हैं सर श्वास लेना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें श्वास लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब की बार काम की बात कर दी आपने, मतलब क्या हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन इस डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन करती है। डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन करके क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। मतलब श्वास लेना और भोजन से एनर्जी बनाना और उसके बाद श्वास छोड़ देना, ये प्रोसेस जो कहलाती है उसे मैं कहता हूं क्या? रेस्पिरेशन या श्वसन। इनहेलेशन करना और एनर्जी बनाना, ब्रेक डाउन करके फूड का, और एक्सहेलेशन करना, ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है रेस्पिरेशन। सर हमने पढ़ा, काफी समय से हम पढ़ रहे थे कि इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कुछ प्रकार से होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो प्रोसेस है वो श्वसन कहते हैं। ये गलत डेफिनेशन है, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, इसे श्वास कहते हैं, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये शब्द आना चाहिए उसके बीच में, क्या आना चाहिए? ब्रेकडाउन ऑफ फूड आना चाहिए। ओके, मैं यहां पर ब्रीदिंग के बारे में बताने वाला हूं आपको, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूं, यहां पर फॉर्मूला बताता हूं मैं रेस्पिरेशन का एक फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर। सर क्यों बताना चाहोगे? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, आपको सीखना है। यहां पर सीखने के लिए आए हो तो जरूरी है। तो क्या होता है? C6H12O6, बहुत पहले से सुन रही हो नाम है ग्लूकोज। और ऑक्सीजन, और क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है। हाँ सर ऑक्सीजन होता है, ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज के पास में ब्रेक करने के लिए आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रेक करके यहां पर हमारे पास में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी वाटर और प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये वाटर होता है, ये क्या होता है, वाटर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। सर आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, ये गलत बात है। आप रेस्पिरेशन के अंदर फॉर्मूला बता रहे हो, आप फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बता रहे हो, याद तो करना ही पड़ेगा। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आने तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन के अंदर भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मिलता जुलता ही तो है। यहाँ पर क्या बना था, वहां पर भी तो ग्लूकोज था ना, तो ग्लूकोज को तोड़ दो, किससे तोड़ोगे, ऑक्सीजन से तोड़ोगे, क्या मिलेगा आपको बताओ मेरे को। आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलेगा और एनर्जी आपके पास में बाहर निकलेगी। अगर आपके पास में एनर्जी बाहर निकल रही है तो मेन कंपोनेंट जो हमारे लिए जरूरी है, मेन कंपोनेंट जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है, ये जो एक डिब्बी के अंदर बंद है वो क्या है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बताओ समझ में आया नहीं है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपके टॉपिक। ठीक है, अब देखो यहाँ तक सर यहाँ पर फॉर्मूला एक्चुअली क्यों पहले, इस वजह से क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहा था, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे फूड क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है, ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बन गया है मेरे पास में एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये तो रेस्पिरेशन है, इस वजह से लिखना जरूरी है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग की बात करते हो सर, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, तभी तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को स्टूडेंट होते हैं मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। डिफरेंस ही पता नहीं होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन का नाम ले रहा है, और ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मैं कह सकता हूं इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ओके ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, जैसे कि मैं ब्रीदिंग के अंदर एक चीज और ऐड कर दूं तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके अंदर आपको कह दूं, इसके अंदर ओनली दो प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस कौन सी, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये जो प्रोसेस होती है, इनहेलेशन का मतलब आप सभी को पता है, इनटेक करना एयर को, और इसके अंदर बाहर निकालना, मतलब आउटसाइड, थ्रू आउटसाइड, बाहर निकालना, या मैं कहूँ सेंड आउटसाइड। ठीक है, इस प्रकार से। एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकालना, इनहेलेशन मतलब इनटेक करना, इनटेक एंड रिलीज, इनटेक एंड रिलीज। तो ये होता है ब्रीदिंग। और जब इसके अंदर एक शब्द ऐड कर देते हैं हम, ब्रेक डाउन, इस ब्रेक डाउन ऐड कर देते हैं तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस है अब जो भी कुछ आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। सर अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओके हमारा टॉपिक है, हाँ यहाँ पर टॉपिक है। सॉरी, हाँ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर टू टाइप होता है रेस्पिरेशन। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है मेरे पास में वो होता है एरोबिक, सेकंड वन इज अनएरोबिक। फिर क्या बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। सच बताओ सर, सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लिखा है इस वजह से सच्ची बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक एंड एरोबिक। ओके, तो अनएरोबिक का मतलब क्या है, एरोबिक का मतलब क्या है, मतलब एरोबिक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक। अनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या मैं कहूं ऑक्सीडेशन
शोषण, अनऑक्सी शोषण, अनऑक्सी शोषण, रेस बाय रेस ऑलरेडी कर देता हूं, नहीं तो बोलो फिर शोषण 5 मिनट कर देता। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीशोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनऑक्सीशोषण। मतलब एरोबिक की बात कर रहा है ऑक्सी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात कर रहा है। यहां पर जो होता है अनएरोबिक जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको इथेनॉल किण्वन, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल किण्वन, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए ये जो चीजें मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर समझ में भी नहीं आया है जो लिखने के बाद में यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, ये सब चीजें जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप उतार भी सकते हैं, मतलब छाप भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स के फॉर्म में आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के पास में, जो टॉपिक हम काफी समय से पढ़ना चाहते थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, चलो चलते हैं फिर। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक मिनट। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट चार्ट आता है हमारे पास में, चार्ट। सर किसका चार्ट बनाने वाले हो? अब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, इस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का मैं चार्ट की फॉर्म में बना रहा हूँ। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। सर क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, और जहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं वो क्या है? वो है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए जरा। C6H12O6 सर ग्लूकोज होता है। हिंदी माध्यम बोलो, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर ग्लूकोज है, हिंदी में आप ग्लूकोज ही कहते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्लूकोज के बारे में कहूंगा कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। सर जगह बताओ, जगह बताओ कहां तोड़ा जाता है? क्योंकि हमने यही कहा था ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एनर्जी बनी जाती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एनर्जी बनी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया कहां तोड़ा जाता है। क्योंकि सब्र करने पर ही हर चीज मिलती है हमारे को। इस वजह से सब्र किया आपने तो आपको मिल गया। कहां पर तोड़ा जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहां पर तोड़ा जाता है? साइटोप्लाज्म में। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सही है, वैसे पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ, वही तो बताएंगे, तो एडिट करके चले जाते हैं। तो होते हैं कि ये चीज कहां से आ गई? साइटोप्लाज्म, ये तो बता ही नहीं था। तो मतलब हर चीज या हर एक स्लाइड के अंदर आपको कुछ ऐड करके दिया जाएगा इंटरेस्टिंग। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज दे दिया, साइटोप्लाज्म दे दिया, साइटोप्लाज्म दे दिया, ग्लूकोज तो पढ़ रहे हो कितने, वही ग्लूकोज को पढ़ते ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज आपको ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज
किसमें टूटेगा, साइटोप्लाज्म में पटक के टूट जाएगा। इसको साइटोप्लाज्म टूट गया, इसको साइटोप्लाज्म टूट गया। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका का द्रव्य, नहीं जानती क्या, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखो नहीं जानते कोई बात नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, हिंदी माध्यम वालों आपके लिए लिख रहा हूँ मैं केंद्रक। ये इसके चारों तरफ बड़ा हुआ लिक्विड बड़ा हुआ होता है, लिक्विड बड़ा हुआ होता है। क्या होता है, लिक्विड। इसके चारों तरफ लिक्विड होता है, इस लिक्विड को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य मींस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मतलब होता है, केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस होता है। एनी डाउट, ये होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये रहा ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को तोड़ा, पटक के यहाँ पर तोड़ दिया, किसको, ग्लूकोज को तोड़ दिया। यहाँ पर ग्लूकोज को जैसे तोड़ा, आगे क्या होता है वो बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे समझो आपको, यहाँ तक नहीं आ गया होगा आपको, ग्लूकोज क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एक ही चीज है। साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य। एंड डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, कौन सा वेट, पायरुवेट, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट। पायरुवेट भी एक मॉलिक्यूल है। चलिए पायरुवेट है 3 कार्बन का, कैसे बन गया, यहाँ पर तो 6 कार्बन का था। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर 6 कार्बन का, यहाँ पर 3 का बन गया। साइटोप्लाज्म खा गया क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर ग्लूकोज था, यहाँ पर 3 कार्बन का थे, यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन का था। क्यों बन गया, क्योंकि दोनों बन गए ना, अरे पायरुवेट के 2 बन गए ना, जितना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सिंपल सी, इसके अंदर तो ओके। फिर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती कैसे है, सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है। और मैंने आपको लिखा था यहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले मैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूंगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन देखने को मिलता है, कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक या एनारोबिक, तो लिखा हुआ है ना एब्सेंस है, तो कौन सा होगा, अनएरोबिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इथेनॉल प्लस, मेरे पास में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जिसकी मुझे काफी समय से जरूरत थी, वो मेरे पास में आ गई है। और वो क्या आ गई, वो क्यों आ गई मेरे पास में, क्योंकि आखिरकार उसको तो बनना ही था, तो बन गई। क्या बन गई मेरे पास में, एनर्जी बन गई। क्या बन गई मेरे पास में, एनर्जी बन गई। तो इथेनॉल हो गया मेरे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था पायरुवेट। इथेनॉल 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल होता है। सर या आपने यहाँ पर 3 कार्बन बताया, आपने यहाँ पर 2 कार्बन बताया, मतलब क्या माजरा है, मतलब एक कार्बन देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चला गया, तो मतलब है तो कार्बन ही ना, गया कहां से, इसके पास में से तो गया था भैया, इसके पास में से तो गया था, कहां गा रहे हो भैया, इधर आओ, सामने देखो, सामने देखो, इधर देखो 3 कार्बन है, इधर कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, इधर 3 है, इधर 2 है, यहाँ पर 1 कार्बन बाहर निकल गया, यहाँ पर एनर्जी बाहर निकल गई, यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, मतलब 2 कार्बन एक ही रहा, 3 कार्बन हो गए ना, तो ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा था, आपको बताया था। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर मैं कहता हूं कि बात तो मैं एनाएरोबिक की करूंगा, लेकिन उसके अंदर मैं आपको कहूंगा लेक ऑफ ऑक्सीजन। सही है, आपको दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा आपको ये। सर लेक ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद में, या अब तो क्या है कि ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगा रहे हैं भैया 1-2 महीने बाद में। क्यों लगा रहे हैं सर? 1-2 महीने इंडोर गेम खेल रहे थे, ठीक है, अब किसी के चैलेंज लगा लिया या तो मन कर रहा है कि दौड़ लगाएंगे, ठीक है, जैसे दौड़ लगाई आपने, अब दौड़ लगाई, दौड़ने के लिए जैसे गए, ठीक है, दौड़ लिया, जितना दौड़ना था उतना दौड़ लिया, घर पर आकर के आराम करो, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके जैसे सुबह उठते हैं तो होता क्या है, जैसे सुबह उठोगे तो आप सभी को पता है क्या होगा, सर पैरों में दर्द हो जाएगा। क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि जब आप कल शाम को दौड़ के आए थे, सो गए थे ना, तो कल शाम को जब दौड़ के आए थे, जब दौड़ रहे थे, तो आपके पास में आपकी सेल्स तक, आपकी कोशिकाओं तक, सर कोशिका क्या होती है? कौन सी क्लास में बैठे? 10th क्लास में। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर है। तो आपके शरीर में आपकी कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, सर पहुंच रही थी ना, कब नहीं पहुंच रही थी? अरे जब आप भाग रही थे, दौड़ रही थी ना, जैसे दौड़ रही थी ना आप, तो क्या हो रहा था? तेज गति से श्वास ले रहे थे, ले रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि एक ओज में सब कुछ ले लूं मैं, ठीक है, एक बार में सब कुछ ले लूं। तो तेज गति श्वास ले रहे थे, तो उस समय क्या था पता है? उस समय आपकी सेल्स तक, आपकी कोशिकाओं तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। अब जैसे ही आपकी कोशिकाओं तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर मसल्स पाई जाती है, मसल्स सेल पाई जाती है, पेशी कोशिका पाई जाती है। ये मसल्स सेल जो होती है, ये क्या करती है, जब इसके पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ना, ये ऑक्सीजन की कमी होती है, तो क्या करती है, उस समय हमारी पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनाती है। सर लैक्टिक अम्ल क्यों बनाती है? इस वजह से बनाती है क्योंकि मैंने अभी भी कहा, दौड़ेंगे, ऊर्जा चाहिएगी, ऊर्जा बनाने के लिए हमारी पेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। तो दूसरा तरीका है लैक्टिक एसिड, जिसे बनाओगे आप लैक्टिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड बनाओगे पेशी कोशिका की ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो बाहर निकल गई और अब एनर्जी मिल जाती है। अब बॉडी को ये मतलब नहीं क्योंकि उसको तो ऊर्जा चाहिए थी, उसने कैसे बना लिया। अब आप जानो और आपका काम जाने, आपके दर्द हो रहा है पैरों में, क्या हो रहा है आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है कि लैक्टिक अम्ल का डिपोजिशन होता है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक डाउट है, डाउट क्या? डाउट इस प्रकार से है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रनर होते हैं, रनर जो रोज दौड़ते हैं रोज, उनके अंदर ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सर हम 2 महीने से दौड़े तब हो गया था हमारे पैरों में दर्द, लेकिन हम रोज दौड़ते ना तब नहीं होता, इसे क्यों हुआ? कमेंट सेक्शन में डालो इसका जवाब। अगर फिर भी नहीं डालते, नहीं आता है, तो मेरे से पूछना, कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कैसे होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, सर आपने तो बताया, ठीक है कोई बात नहीं, आप बता देना। मसल सेल के अंदर, पेशी कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन की, सर हमारे शरीर के अंदर, हाँ हमारे शरीर के अंदर पेशी कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बेटा, तो होता क्या पता है? क्या होता है? फिर बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्लस क्या बनती है? एनर्जी। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। 3 कार्बन का क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है।
तो ये होगी एरोबिक की बात। अब बात कर लेते हैं एरोबिक की। मैं कहूंगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पानी पी ले, क्या बोलो तो लो, पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सर हमारे अंदर एरोबिक भी होता है, अनएरोबिक भी हो रहा है, दो प्रकार का हो रहा है हमारे अंदर। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसकी बात करता हूं। हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां है सर? होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होते हैं ये नहीं समझना है, इतना समझ लो कि अभी कोशिका बनाई थी मैंने और उसके अंदर केंद्रक बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस के अंदर मैंने चारों तरफ बताया था कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। उसके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाने का मेनली इसी का होता है वैसे तो ना। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन चाहिए इसको तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रक्रिया क्या होती है, कहां होती है? इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया। तो बराबर समझ में आया कि नहीं? कहां हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यहाँ पर मेरे पास बनती है जो चीजें अभी थोड़ी देर पहले बनी थी, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मैंने बताया था आपको, वही चीज यहाँ पर बनती है। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मेरे पास में पानी बन जाता है, जल, और मेरे पास में क्या बन जाती है? यहाँ पर एनर्जी बने जाती है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं है? यहाँ तक क्लियर है नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मेरे पास बन जाती है। तो ये जो चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है, तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। अब इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक आता है। इस टॉपिक को मैं कहता हूं, क्या कहते हो सर? रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। क्या होता है एटीपी साइकिल और किस प्रकार से एटीपी साइकिल वर्क करता है और कहां पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कहां पर होता है? एटीपी का मतलब आप जानते हो कि एनर्जी होती है जिसको हम एटीपी के रूप में लिखते हैं। एनर्जी जो होती है जिसको हम किसके रूप में लिखते हैं? एटीपी के रूप में लिखते हैं। लाइटिंग तो भी कम हो गई है, विजिबल होगा शायद। ओके, ठीक है। एटीपी के अंदर, एटीपी का मतलब होता है कि एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एनर्जी की बात कर रहा है। तो अब जैसे ही हम आगे चलते हैं एटीपी के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि एटीपी मतलब क्या होता है। एटीपी मतलब क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म अगर मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। सर इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक बार बना के दिखा दीजिए। एडिनोसिन एक ग्रुप होता है जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना हुआ रहता है। किससे मिलकर बना हुआ रहता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना रहता है। और ये जो ग्रुप होता है एडिनोसिन, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है। मैंने ये कहा है कि ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ एक ग्रुप होता है जिसके साथ में फॉस्फेट लगे हुए रहते हैं। और कितने फॉस्फेट लगे हुए रहते हैं? 3 फॉस्फेट लगे हुए रहते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको ट्राइफॉस्फेट कहा है। ठीक है, मतलब फॉस्फेट है और ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो एटीपी क्या है सर? एटीपी हमारे पास में एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ये हमें कैसे एनर्जी देती है सर? एक किस प्रकार की एनर्जी है, हमें कैसे प्राप्त होती है इससे एनर्जी? देखिए कि आप दिख रहे हैं, वहां पर एडिनोसिन है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। एक कंडीशन में ये लेता हूं कि जब मैं इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं, जब मैं इसके अंदर एक बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? मुझे एनर्जी मिलती है। सर आपने ब्रेक क्यों किया है बॉन्ड? इस वजह से किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो एनर्जी थी मेरे पास में उस एनर्जी को मैंने एटीपी के रूप में संचित किया था, एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया था। अगर एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया था तो जब मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? मुझे एनर्जी मिलेगी। यस नो? क्यों मिलेगी सर एनर्जी? क्योंकि जब मैंने इस बॉन्ड को बनाया था
जब बॉन्ड को बनाया था तभी भी क्या थी, एनर्जी थी। किससे बनाया था, एनर्जी से तो बनाया था। जब एनर्जी थी इससे ये बन गया। अब मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो मुझे मेरे पास में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी और उसके साथ में आपको दिख रहा होगा कि एक फॉस्फेट भी यहाँ से बाहर निकलेगा, एक फॉस्फेट भी यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर इसके अंदर से एडिनोसिन के पास में 3 फॉस्फेट थे, एक को हटाने के बाद में कितना फॉस्फेट बचेगा, 2 फॉस्फेट बचेंगे। अगर 2 फॉस्फेट बचेंगे तो मुझे आप बताइए जरा, 2 फॉस्फेट बचेंगे तो मैं क्या इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कह सकता हूँ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है मेरे पास में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या मैं कहूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पड़ा हुआ रहता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अब हमारे को जैसे हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, जैसे एनर्जी बनाता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, उसके साथ में एक फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी बना देता है। क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। एक फॉस्फेट जोड़कर क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। चलिए जोड़ क्यों रहा है, इस वजह से जोड़ रहा है क्योंकि जो मेरे पास में एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को आगे के लिए स्टोर करना है। आगे के लिए स्टोर करने के लिए मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडीपी को मैंने किस में कन्वर्ट करता हूँ, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। और जब इसको कन्वर्ट करने वाला होता हूँ तो मुझे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की और एक फॉस्फेट की। जब एक फॉस्फेट और एनर्जी देता हूँ तब जाकर के मेरे पास में एटीपी बनता है। क्या बनता है, मेरे पास में एटीपी बनता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मैं एक फॉस्फेट यहाँ पर जोड़ूंगा और फॉस्फेट जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो चक्कर बनता है मेरे पास में उसे कहते हैं क्या, एटीपी साइकिल कहते हैं, एटीपी चक्र कहते हैं। अब जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी बाहर निकलती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। और जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लगती है या यूज होती है तो ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। एनर्जी यूज होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होने चाहिए एटीपी चक्कर के बारे में। अब इसके अंदर कुछ बातें और जाननी चाहिए आपको, जैसे कि एटीपी की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। यहाँ पर एक एडीपी होता है, यहाँ एक एमपी भी होता है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडीपी और एएमपी क्या होता है, आपने जिस प्रकार से पढ़ा है कि एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में होती है। इससे छोटा रूप जो होता है एडीपी होता है, और इससे भी छोटा रूप जिसमें एक ही फॉस्फेट एडिनोसिन से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं एएमपी। सर ये कहां पर होते हैं, ये भी उसी मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं जहां पर एटीपी पाया जाता है या एडीपी पाया जाता है। तो इस साइकिल को मैं नाम देता हूं एटीपी साइकिल नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, एटीपी साइकिल नाम देता हूं। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बता एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा मेरा, अगला टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब सर कहना क्या चाहते हो, इससे मैं कहना ये चाहता हूं आपको कि पादप जो होते हैं ना, पादप मतलब पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। सर क्या हम जैसे श्वसन करते हैं वैसे वो भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल हाँ करते हैं। तो श्वसन कैसे करते हैं सर, वो हमारे को समझ में आता है कि हमारे पास में श्वसन करने के लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उनके पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं होता, फिर श्वसन कैसे कर लेते हैं। तो वही तो समझना हमारे को, यार प्लांट जो है रेस्पिरेशन कर कैसे रहा है।
ये प्लांट जो है रेस्पिरेशन कर कैसे देता है इसके बारे में जानना हमारे को। जैसे कि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है रेस्पिरेशन तो करता ही है क्योंकि एसेंशियल प्रोसेस होती है ना ये, ठीक है। तो सर ये प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है? आपने नाम सुना था स्टोमेटा, यस आपने नाम सुना था स्टोमेटा। सर स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे को पता था लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है तो वेरी कांग्रेचुलेशन। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को मैं नाम देता हूँ क्या? स्टोमेटा नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? स्टोमेटा नाम देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी समझ में आ रहा है कि स्टोमेटा हमारे पास में क्लियर है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को ये भी पता है, आप सभी को ये पता है कि रेस्पिरेशन तो होता तो है, लेकिन ये नहीं पता कैसे होता है। यही तो पता है ना, ये तो पता है रेस्पिरेशन तो होता है, सब में होता है, लेकिन इसलिए ये नहीं पता हमारे को कि होता कैसे है। तो देखो हम वही समझाने वाले हैं आपको। रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहा हूं? रेस्पिरेशन। अब कोई स्टूडेंट ये बोले सर नहीं 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 ये गलत हो रहा है क्योंकि मेरे को तो ये भी नहीं पता रेस्पिरेशन होता क्या है, या फिर हमारे को ये भी नहीं पता कि रेस्पिरेशन पौधों में होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि रेस्पिरेशन पौधों में होता है। क्यों? क्योंकि एसेंशियल प्रोसेस है, और जो भी एसेंशियल प्रोसेस होती है वो प्लांट में होती है। मतलब रेस्पिरेशन पौधों में होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है प्लांट में? मतलब होता है, रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। अगर प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में होता कैसे? सेम प्रोसेस सोचो आप, वो प्रोसेस सोचो जैसे आप में होता है। आप में मतलब हमारे में होता है, तो वो प्रोसेस सोचो। सर हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो प्लांट का काम भी हो गया। सर कैसे? देखिए यहाँ पर जो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर होता है ना, जिस प्रकार से आपने कहा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्लांट में क्या लेता है? ऑक्सीजन, और क्या छोड़ता है बताऊं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन लेगा और क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। सर रेस्पिरेशन होता कब है? हमारे इनका होता है 24 घंटे होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? 24 घंटे होगा रेस्पिरेशन। या मैं कह दूं जैसे नाइट है, नाइट में रेस्पिरेशन हो रहा है। दूसरी बात करता हूं मैं डे की। डे के अंदर भी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बातों को समझते जाना, धीरे धीरे समझते जाना। यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ, दिन में भी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल रही है। ऑक्सीजन एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से इसको प्रोसेस को मैं कहता हूं कि रेस्पिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन एक्वायर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर डाउट बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही सर हो क्या रहा है? मतलब आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, ठीक है, मानते हैं बात। यहाँ पर भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। दिन रात अगर पेड़ जो है, पौधा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा? क्योंकि हम देखो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये भी क्या बाहर निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। अगर दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो तो कौन सा प्राणी है वो जो ऑक्सीजन बना रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने तो यही पढ़ा था कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन आप कुछ अलग ही प्रकार का कॉन्सेप्ट बता रहे हो, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे होते। देखो गलत तो कुछ नहीं है, ये एक एक बात जो मैंने कही है वो सही है। लेकिन सर वो ऑक्सीजन वाला समझो, फिर क्या मतलब है उनका कि ऑक्सीजन किस प्रकार से बन जाती है? तो बेटा होता क्या है, देखिए इधर मैं कहता हूँ फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है। सर ये क्या होती है? तो चलो लेक्चर जाके देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने क्या पढ़ा था? 4 चीज रिक्वायरमेंट होती है, 4 कंपोनेंट होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी। एक होती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो मैंने एक नाम लिया, सर नाम क्या दिया? मैंने नाम लिया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसके पास में क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी फोटोसिंथेसिस में। और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेता, आपको पता होगा ग्लूकोज बनाता, और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन बनाता कि नहीं बनाता? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर करेगा लेकिन ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा लेकिन ऑक्सीजन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा।
ऑक्सीजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तभी जाकर ये प्रोसेस हुई है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तभी जाकर के प्रोसेस हुई है फोटोसिंथेसिस वाली। मतलब ये हुआ कि मेरे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और जब जब भी मैं फोटोसिंथेसिस करता हूं, मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, वो क्या, रेस्पिरेशन तो दिन में भी होता है और रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है दिन में ही होता है, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए उसके अंदर। तो अगर रेस्पिरेशन दिन में ही हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास में बन रही है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लूं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास में बनी है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लूं, तो मेरे को बाहर से लेना ही नहीं पड़े। तो सर बाहर से क्यों नहीं लोगे, क्योंकि बन तो वैसे भी रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं अंदर ही उपयोग कर लूं, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही उपयोग करूं, क्योंकि लीव के अंदर क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बाहर निकालना है डिफ्यूजन के द्वारा, इससे बढ़िया है ना कि मेरे को वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड तो है, क्योंकि मेरे को फोटोसिंथेसिस करनी है, भोजन बनाना है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। यूज क्या करता हूँ, जो रेस्पिरेशन में बन रही थी उस चीज को मैं यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यूज करता हूँ, जैसे यूज करता हूँ, तो क्या निकलेगी बाहर, ऑक्सीजन। दिन में मेनली प्लांट जो है क्या निकाल रहा है, बाहर ऑक्सीजन निकाल रहा है, और रात में क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस वजह से उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये जो गैस होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि सर दिन में सो सकते हैं क्या, वो सो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही। लेकिन सर एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है लेकिन रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस जब कम होता है और रेस्पिरेशन कम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो बनेगी कम बनेगी, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है या ज्यादा बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर इस सिचुएशन में ऐसा होता है। तो फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो बताओ क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? अगर ये चीज आपने समझ ली है ना, तो आपका जो सालों से कोई डाउट रहा होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। इतनी चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सर लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है स्टोमेटिक द्वारा होता है, एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज मैं पहले बता चुका, एक्सचेंज होता है गैसों का जो स्टोमेटिक द्वारा होता है। इसको मिटा देता हूँ मैं, और अब मैं पढ़ने वाला हूँ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। किसके अंदर पढ़ने वाला हूँ, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ने वाला हूँ, मतलब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब देखिए आप सभी को पता होता है कि हमारे जैसे एनिमल्स है उसमें रेस्पिरेशन होता है, या तो उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। या फिर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए एक कंडीशन और होती है, वो होती है बॉडी सरफेस। तो क्या होती है, बॉडी सरफेस। या तो उसके अंदर मैं कह दूं कि बॉडी सरफेस से होगा, क्या होगा, बॉडी सरफेस से होगा, एंड या कह दूं मैं ऑर्गन से होगा, ऑर्गन से भी प्रेजेंट है। इस ऑर्गन से होगा या बॉडी सरफेस से क्या होगा, रेस्पिरेशन होता है। किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स दो प्रकार के, एनिमल्स भी दो प्रकार के, एक वो एनिमल जिन्हें मैं एक्वाटिक कहता हूं, एक वो जिन्हें मैं टेरेस्ट्रियल कह रहा हूं। मतलब एक वो एनिमल है जो पानी में पाए जाएंगे, एक वो एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब लैंड पर पाए जाते हैं। तो ये वाले होते हैं एक्वाटिक का मतलब समझाने की आवश्यकता है क्या, जो जल में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो लैंड पर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। अब आप सभी को ये चीज पता है, जो जीव जल में रहते हैं वो जीव श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए वो किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं गिल्स का। देखो आप 10th क्लास में हो, आपको इतना तो पता वैसे होना चाहिए, क्योंकि गिल्स क्या है,
जो भी एक्वाटिक एनिमल्स उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं मतलब जो लैंड पर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, आपने अभी मेरे को थोड़ी देर पहले बताया जैसे लंग्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं। तो लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीवों में, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके अंदर तो लंग्स पाए जाते हैं, और जो एक्वाटिक होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सा पॉइंट। अब अगला पॉइंट बात करता हूं यहां पर, जैसे आप टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक की बात करते हैं तो आप कंपेयर इस प्रकार से कीजिए, फिर से लाइटिंग कम हो गई, तो आप कंपेयर इस प्रकार से कीजिए कि जब ऐसा होता है किसी सिचुएशन में कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल भूमि है यहाँ पर प्लांट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, प्लांट्स काफी है, तो वो ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन बनाते हैं तो इस टेरेस्ट्रियल पर भूमि पर तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, लेकिन जल के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। और मैंने पहले कहा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो जल में घुलने की टेंडेंसी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। अगर ऑक्सीजन कम घुलती है तो जल में वैसे भी कम घुलेगी, क्योंकि टेंडेंसी घुलने की क्षमता या घुलनशीलता जो सोल्युबिलिटी उसकी कम है, किसके मुकाबले, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। तो जल में कम घुली क्या, ऑक्सीजन, जल में कम घुली क्या, ऑक्सीजन, और या भूमि पर क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जहां कम है वहां रेस्पायरेटरी रेट क्या होगी, मतलब लोअर होगी या हायर होगी, सोच के बताओ। क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन कम। तो मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कि रेस्पायरेटरी रेट क्या होगी, रेस्पायरेटरी रेट क्या होगी, हाई होगी या लो होगी, हाई होगी। यहां पर तो डाउट हो सकता है कि सर हाई कैसे होगी। देखो रेस्पायरेटरी रेट हाई इस वजह से होती है क्योंकि मुझे रेस्पिरेशन करने के लिए मुझे ज्यादा पानी एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। दौड़ लगाते हैं, ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, नीड बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नीड ज्यादा है, नीड ज्यादा है, तो जितना ज्यादा पानी लेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। तो अब पानी ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है। तो रेस्पिरेशन की दर जो होती है, रेट जो होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में भी होता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो होती है इसके मुकाबले इस एक्वाटिक के मुकाबले लो होती है। क्या होती है, लोअर होती है रेस्पिरेटरी रेट। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद में हमें ये पता है कि देखो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि हम क्या करते हैं, एक्वाटिक के अंदर जो होता है पानी जो होता है वो डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, सॉरी जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, और यहाँ पर जो होती है टेरेस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती है। तो ये होता है डिफरेंस मेनली एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर, उनके अंदर होने वाले रेस्पिरेशन में। ये होता है डिफरेंस एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल में होने वाले रेस्पिरेशन में। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अगर यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अब एनिमल की बात कर ली, प्लांट की बात कर ली, इन सभी की बात करने के बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आप तो सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बताते हैं। हाँ ये बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो अब क्या करें, बताना तो पड़ेगी। तो अब बात करता हूँ किसकी, ह्यूमन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, ह्यूमन की बात करता हूँ। ह्यूमन, मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, अब इसकी बात करनी है हमारे को। देखो करना क्या होता है यहाँ पर, मेनली यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे डायग्राम बनाता हूँ मैं, जैसे डायग्राम बनाता हूँ किसका डायग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले तो बताइए मेरे को। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ।
अभी यहाँ पर ये क्या है, ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस को थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं। ईसोफेगस को थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस वजह से बीच में दूसरे को टॉपिक ऐड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से अजीब सा बना दिया आपने, मुझे भी समझ रहा है। डायग्राम पर ना जाए, बस समझने की जाए, ये नहीं जाए कितना अच्छा बना है कितना बुरा बना है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हो गई। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नोस्ट्रिल होते हैं, क्या होते हैं, सबसे कुछ ये नोस्ट्रिल होते हैं क्या, नोस्ट्रिल होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं। आपको यहाँ पर पता है क्या होती है, ओरल कैविटी होती है। आप ट्रेंड हुई चीजों में सिखा दूँ मैं आपको, तक तो अब तक थोड़ी रखता हूँ इतनी बातों को, तो कुछ चीजें हैं उसको सीखनी है। यहाँ पर इसको बोलते हैं ओरल कैविटी कह सकता हूँ, या मैं इसको क्या लिखूंगा सबसे बढ़िया, थोड़ा मिलता जुलता शब्द भी आएगा इससे। अभी फेरिंग्स कहूँगा, यहाँ पर दिख रहा होगा उभरी संरचना। सर ये कहाँ होती है, देख लो, यहाँ पर फील करो एक बार, लेरिंग्स होती है। ठीक है, लेरिंग्स होता है, और ये होता है ट्रेकिया। ठीक है, और ये होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रेकिया विंड पाइप भी कहता हूँ, ठीक है, हवा का पाइप भी कहता हूँ। और आपको यहाँ पर दिख रही होगी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, क्या दिख रही है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई। यहाँ पर देखिए ऊपर दूसरी संरचना ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ये दिख रहा होगा आपको। एलुलाई, या मैं बोल सकता हूँ इसको एलुलर शेक, क्या कह सकता हूँ, एलुलर शेक। यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, डायफ्राम, क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। तो ये सभी चीजें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत या उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सर ये चीज क्या बता रहे हो, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जो एयर होती है कहाँ पर एंटर करती है, नोस्ट्रिल। ये नोस्ट्रिल होते हैं, ये वाला एरिया नोस्ट्रिल हो गया, नोस्ट्रिल में एंटर करती है। नोस्ट्रिल में अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें जो सीखना है यहाँ पर ही है। क्या सीखना है सर, देखिए मैंने कहा नोस्ट्रिल में जाती है। यहाँ पर नेजल पैसेज होता है ना सर, नेजल पैसेज क्या होता है, आपको दो छिद्र दिख रहे हैं तो उन छिद्रों को कहते हैं नोस्ट्रिल।
नोस्ट्रिल कहते हैं यहाँ पर एक नलिका, जो आपको नलिका दिख रही है यहाँ पर, नलिका जो होती है उसको कहते हैं नेजल पैसेज। क्या कहते हैं? नेजल पैसेज कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। और इस नेजल पैसेज के अंदर हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, प्लस म्यूकस पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? म्यूकस पाए जाते हैं। सर हेयर क्या काम करते हैं? प्री म्यूकस क्या काम करते हैं? जैसे आप इनटेक करते हो एयर का, उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, यस या नो? होते हैं, सबको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके सर, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, इसको रोकने के लिए हेयर पाए जाते हैं। अब हेयर क्या कर लेते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब उसके पास में देखो म्यूकस भी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जरूरी थोड़ी है कि जो मेरे पास में हेयर प्रेजेंट है नोज के अंदर है, नेजल पैसेज के अंदर है, वो सभी डस्ट पार्टिकल्स को एक बार कर लेगा, पकड़ लेगा। नहीं पकड़ सकता। अगर नहीं पकड़ सकता तो उसके पास में एक और होता है म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। और म्यूकस के बारे में मैंने आपको एक बात कही थी, स्टिकी होता है, जैसे स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। और इसके पास में जैसे स्टिकी या चिपचिपे पदार्थ के पास में जैसे डस्ट के पार्टिकल्स जाते हैं, तो ये अपने अंदर उनको चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है, क्योंकि ये क्या होता है? स्टिकी होता है। और उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। अब डस्ट के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं तो हमारे पास में आगे जो भी एयर जाती है, जो भी एयर जाती है वो एयर फ्रेश एयर जाती है। क्या जाती है? फ्रेश एयर जाती है। अब आता है यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, पहले बता चुका। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को क्या कहता हूं मैं? वॉइस कहता हूं, वॉइस बॉक्स कहता हूं। क्या कहता हूं? वॉइस बॉक्स कहता हूं। सर वॉइस बॉक्स क्या होता है? हमारी जो आवाज में बोल पा रहा हूं आपके सामने, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूं, किसकी वजह से? इस वॉइस बॉक्स की वजह से बोल पा रहा हूं। इस वॉइस बॉक्स की वजह से बोल पा रहा हूं। ये आवाज जनरेट करता है, ये आवाज जनरेट करता है। सर कैसे करता है? ये नहीं समझना कैसे करता है, ये समझो करता है। ये आवाज जनरेट करता है, आवाज निकालने का काम किसका होता है? लेरिंग्स का होता है। वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो मैं बोल पा रहा हूं किसकी वजह से? इस लेरिंग्स की वजह से बोल पा रहा हूं आपके सामने, ठीक है। दूसरी बात, आगे जिससे चलते हैं, आपको दिखेगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में आप सभी को पता है, वो पाइप जिसके अंदर एयर एंटर करती है, जिसके अंदर एयर एंटर करती है उसे ट्रेकिया कहते हैं। और आगे चलते चलते रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखती है। फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होती है? जो हमारा ट्रेकिया होता है, जो पाइप होता है, विंड पाइप, इस विंड पाइप के बीच में, विंड पाइप के बीच में कार्टिलेज, कार्टिलेज। सर कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज होता है कि ये एक प्रकार की बोन का टाइप होता है। बोन जिस प्रकार से बनती है उसी प्रकार से कार्टिलेज का निर्माण होता है। तो कार्टिलेज होती है जो क्या करती है? इसके रिंग पाई जाती है, कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। जैसे कार्टिलेज को एग्जाम्पल दूं, जो हमारे ईयर होते हैं वो किससे बने होते हैं? मेनली कार्टिलेज से बने होते हैं, क्योंकि हम इसका मूवमेंट करवा सकते हैं, ऊपर नीचे जिधर हम करना चाहिए उनको उधर कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। मतलब क्या हुआ? शरीर लचीला होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही जगह जा रहे हो आप। लचीला होता है, लचीला होता है, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है? टूटता नहीं है, ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये होता है कार्टिलेज। ये क्या होता है? कार्टिलेज होता है। तो इस कार्टिलेज की यहाँ पर क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। सर ठीक है, आपने कहा यहाँ पर रिंग पाई जाती है कार्टिलेज की, ओके, लेकिन हमें ये बता दीजिए आप जरा कि कार्टिलेज की रिंग पाई क्यों जाती है? भाई पाई जाती है, ठीक है, लेकिन पाई क्यों जाती है? इस वजह से पाई जाती है बेटा, क्योंकि कार्टिलेज की रिंग इस वजह से पाई जाती है क्योंकि हमारे पास में, इसके पास में जैसे हम एयर इंटेक कर रहे हैं, तो कभी कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये जो आपने ट्रेकिया का है, विंड पाइप का है, ये इस प्रकार से चिपक गया, तो पिचक गया, तो पिचक गया, तो पिचकाने से बचाने के लिए, पिचकाने से बचाने के लिए हमारे पास में क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हम आगे जाते हैं, हमारे पास में ये लंग्स होते हैं। हमारे पास में ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, एक इधर वाले पार्ट में, 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 दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। और इन दोनों पार्ट में जैसे डिवाइड कर जाती है, मैं इनको नाम देता हूं ब्रोंकाई। क्या नाम देता हूं? ब्रोंकाई नाम देता हूं। और ब्रोंकाई नाम देने के बाद आप देख सकते हो कि फिर से ये ब्रोंकाई आगे जाकर के और भी पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे क्या कहता हूं मैं? ब्रोंकियोल कहता हूं। क्या कहता हूं? ब्रोंकियोल कहता हूं। और इन दोनों के क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो लंग्स के अंदर ये संरचना पाई जाती है,
और लास्ट में देखते हो आप एक गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही होगी आपको, गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, एलुलर शेक नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, एलुलर शेक नाम। तो इसका जो मैकेनिज्म समझ में आएगा क्या होता है। और यहाँ पर नीचे डायफ्राम होता है, इनको मैं लंग्स कहता हूँ। सर एलुलर शेक का क्या नाम है, मेनली एलुलर शेक क्या होती है, एलुलर शेक के बारे में जानना आपको। एलुलर शेक होती है कि जैसे कि होता क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ये सपोज कीजिए एलुलर शेक है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। हमारे पास में जो भी ऑक्सीजन वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेज होती है वो किसके अंदर आती है, इस एलुलर शेक के अंदर आती है, इस एलुलर के पास में पहुंचती है। जैसे एलुलर के पास में पहुंचती है तो इससे आगे पास आउट किया जाता है किसके पास में, कैपिलरीज के पास में। इससे गैस को जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको आगे ब्लड कैपिलरी के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के अंदर तो रिक्वायरमेंट होती है फूड को ब्रेक करने के लिए, याद है ना। तो ब्रेक करने के लिए, फूड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, ब्लड कैपिलरी में होती है। इस वजह से इस ऑक्सीजन को यहाँ पर डाल दिया गया, और अगर मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से एक्सचेंज करता है, कौन एक्सचेंज करता है, एलुलाई एक्सचेंज करती है। किसका एक्सचेंज करती है, गैसों का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन करता है, एलुलर शेक करता है या एलुलाई करती है, एलुलर शेक करता है या एलुलाई करती है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए एलुलाई के बारे में, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये मेजर पेज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, ट्री के बारे में पढ़ चुके, रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में बता दिया, और ये पार्ट होते हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। आपको यहाँ पर इस प्रकार से खांच जैसी संरचना रिप दिख रहा होगा आपको, देखो एक खांच जैसी संरचना दिख रही होगी, इसको मैं क्या नाम देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, खांच क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से एक इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, खांच जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस वजह से खांच जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको मैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है या हृदय प्रेजेंट होता है। तो बताओ कितनी बात क्लियर हुई या नहीं, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये सभी चीजें आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी थी, जितना आपके सिलेबस में था, मैंने वो सब चीजें यहाँ पर रिपीट कर दी है, यहाँ पर बोल दी, यहाँ पर बता दी है। तो ये सभी चीजें आप सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ये तो मैंने इसके बारे में पढ़ लिया। अब मैं पढ़ने वाला हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में। अभी मैं बात कर रहा था ना कि एलुलाई के और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है गैसों का, तो एक्सचेंज जो होता है कैसे होता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो एक्सचेंज जो होता है वो कैसे, अगर मैं बात करने वाला था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वीडियो कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पर बन रहा था, तो बनते बनते बीच में रुक जाता है, इतनी चीज मैं लिख चुका था, इतनी बातें मैं बता चुका था। अब मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वो बंद हो चुका था, दोबारा से स्टार्ट किया मैंने, तो लिख चुका था मैं पहले, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ आपको। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज का मतलब जानते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस एक्सचेंज हो गई। मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक पॉइंट समझो, वो क्या, वो पॉइंट ये समझो आप, एयर होती है एनवायरमेंट में, ओके सर ओके, एयर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, फील करो, फील, आप इनहेल करो उसको, इनहेल कर रहे हो, आपकी बॉडी तक, आपकी लंग्स तक कौन पहुंचेगा, ऑक्सीजन, कौन पहुंचेगा, ऑक्सीजन, फील दैट, ऑक्सीजन पहुंच गया, ओके। ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, एलुलाई के पास पहुंचा, एलुलाई कहां पहुंचा रही है, ब्लड के पास में पहुंचा दिया, पहुंचा दिया, आ गया भैया, आ गया, यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। ब्लड के पास में जैसे ऑक्सीजन पहुंच जाता है, अब ब्लड के अंदर आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, नहीं सुना तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं सुना तो रेड ब्लड से सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो, ये मतलब ज्यादा समझ में आएगा ना ज्यादा समझ में आएगा ना रेड ब्लड से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, सॉरी आरबीसी नाम की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें रेड ब्लड सेल कहता है। सर क्या होती है, आरबीसी होती है, आरबीसी सेल्स होती है, सेल्स होती है मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, रेड कलर की है ना। इसके अंदर एक अणु होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, एक क्या होता है, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को नाम देता हूं हीमोग्लोबिन। क्या नाम देता हूं बेटा, हीमोग्लोबिन नाम देता हूं। जैसे हीमोग्लोबिन नाम दिया, हीमोग्लोबिन से आकर के जुड़ जाएगी कौन, ऑक्सीजन। इस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाती है।
हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यार कुछ बताना चाहते हो आप? बिल्कुल बताना चाहता हूँ। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन किससे जुड़ी, ऑक्सीजन किससे जुड़ी, हीमोग्लोबिन से। सर आपने ब्लड के अंदर पहुंचा दिया, फिर इसको इस हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ना, वो डिफ्यूजन नामक प्रोसेस या विसरण के द्वारा होता है। इस प्रोसेस के द्वारा अगर उसका स्थानांतरण होता है तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी, ये जो ऑक्सीजन है ये भी डिफ्यूजन के द्वारा जाएगी। यश, अगर ये डिफ्यूजन के द्वारा जाएगी, आगे मूव करेगी, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा मूव करेगी। तो आप मुझे बताना जरा, ये ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के द्वारा मूव करेगी, अगर उसके द्वारा जाएगी तो मुझे इतना सी बात बता दीजिए, इसको जाने में समय लगेगा नहीं लगेगा? सर समय क्यों लगेगा कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होती है। स्लो प्रोसेस होती है इस वजह से उसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मेरे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो, अरे सच बता रहा हूं। उसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मेरे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लगेगा। तो बताओ 3 साल का समय लगेगा, इतनी देर तक हम जीवित थोड़ी रहेंगे। 3 साल तक जीवित ऑक्सीजन का वेट कर रहा। हाँ बेटे आजा आजा आजा, ऑक्सीजन आजा, वेट कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ। ये थोड़ी, उसको तो क्या भी चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए। अगर ऑक्सीजन चाहिए मतलब क्या हुआ, इसे ऑक्सीजन को जल्दी से पहुंचा, जल्दी से पहुंचाने का एक माध्यम वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने साथ में बैठाता है गाड़ी में, जैसे गाड़ी में बैठाएगा किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को चारों तरफ घुमाएगा घुमाएगा, जिसको जरूरत है वो ले ले बेटा, जिसको जरूरत है वो ले ले। अब जिसको जरूरत पड़ेगी, जिस कोशिका को जरूरत पड़ेगी वो कोशिका ले लेती है, वो सेल ले लेती है, किसको ले लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है। ये हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है ऑक्सीजन को देकर के, ऑक्सीजन को देकर के फ्री हो गया, ऑक्सीजन को देकर के फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन मेरे पास में एक मॉलिक्यूल रह गया, जिसे मॉलिक्यूल से रह जाता है, वापस से वही घूमना स्टार्ट कर देता है, वापस से वही काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस ऑक्सीजन को इस हीमोग्लोबिन के साथ में जोड़ना इस वजह से आवश्यक होता है क्योंकि मुझे इमीडिएटली या जल्दी से ऑक्सीजन को किसी कोशिका तक पहुंचाना होता है। अब जैसे पहुंच गया, किसके पास में पहुंच गया, ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास में पहुंच गया, और टिश्यू जब भी ऑक्सीजन का यूज कर लेता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किसको बाहर निकालता है, किसको बाहर निकालता है बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालता है बाहर। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किसको बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, जैसे ना टिश्यू के अंदर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये कहां पर जाएगी, वापस से ब्लड में। सेम कंपोनेंट है, यहां पर ब्लड में है, यहां पर ब्लड में आ गया। जैसे ब्लड में आ जाएगा लेके डिजोल्व इन ब्लड। सर आप चीटिंग कर रहे हो, बताओ बेटा क्या, आपने कहा डिजोल्व इन ब्लड, किसके बारे में कहा बेटा मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक आपने यहाँ पर बाइंड किया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास में इसको पहुंचाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया हुआ याद करो कि सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर किसकी ज्यादा होती है, आपको होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की थोड़ी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है तो ब्लड क्या एक लिक्विड तो है। अगर ब्लड के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं घोल देता हूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं घोल देता हूं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो घुल जाने से पॉसिबिलिटी है क्योंकि सोल्युबिलिटी ज्यादा है, घुलनशीलता ज्यादा है, ज्यादा घुलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो घोलने पर भी काम चल जाएगा ना। मॉलिक्यूल की क्या आवश्यकता है, मॉलिक्यूल की आवश्यकता तो ऑक्सीजन के पास में क्यों है, आप उसके पास में इस वजह से पास में भैया क्योंकि ये तो घुलता ही नहीं है, घुलता है थोड़ा सा घुलता है तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो घुलता है, तो घोलने पर भी काम हो सकता है। घोलने पर भी क्या हो सकता है काम, तो डिजोल्व इन ब्लड, डिजोल्व्ड इन ब्लड, डिजोल्व हो गया किसके अंदर, ब्लड के अंदर, डिजोल्व हो गया किसके अंदर, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया, घुल गया। कौन घुल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही घुल जाता है तो ये कहां पर जाता है, एल्वुलर सेक के पास, एल्वुलर सेक के पास में जाता है। कहां पर जाता है, एल्वुलर सेक के पास में जाता है।
एल्विलर शेख के पास में जैसे जाएगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड का अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया तो बेटा बाय बाय बोल के निकल जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे अंतिम समय आएगा तो कहां से बाहर निकलेगा, एल्विलर शेख से बाहर निकल जाएगा। कौन निकलेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना था, एक्सचेंज करना था। हमें इस ऑक्सीजन को एंटर करवाना था टिश्यू के पास में, और टिश्यू के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था उसको एल्विलर शेक से आउटसाइड निकालना था। आउटसाइड मतलब बाहर, कहां भेजना था, इसको बाहर भेजना था। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको मैं कहता हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इस प्रोसेस को क्या कहता हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, एनी डाउट, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद में एक टॉपिक और है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा फील लेते हैं इसको। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर दो प्रोसेस आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहली है इनहेलेशन। इनहेलेशन होती है, दूसरी प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक प्रोसेस होती है इनहेलेशन, दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, इनहेलेशन की बात करता हूं मैं, शोर काफी हो रहा होगा शायद। ठीक है, इनहेलेशन की बात करता हूं मैं। इनहेलेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं कहता हूं, सबसे पहला पॉइंट मैं कहता हूं कि इनहेलेशन क्या होता है। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल किया हमने, कुछ फील कर पा रहे हो, कुछ फील कर पा रहे हो। इनहेलेशन के अंदर जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सहेलेशन में डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। एनी डाउट, या तो समस्या है, इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन किया मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जगह बनाने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जगह बनाने की कोशिश करेगा। जैसे जगह बनाने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जगह बनाने की कोशिश कर रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे था ऐसे हो रहा है, 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 कॉन्ट्रैक्ट हो गया डायफ्राम। एक्सहेलेशन करो, ये हो गया रिलैक्स। तो यहां पर डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है बाहर निकालने पर, यहां पर इनहेल करने पर डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो फील कीजिए, अपनी जो रिब्स होती है आउटसाइड मूव करती है। रिब्स जो होती है, रिब्स आउटसाइड, आउटसाइड मूव करती है, आउटसाइड बाहर की ओर निकलती महसूस होगी आपको। तो रिब्स क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, एंड अपवर्ड कह सकता हूं मैं, एंड अपवर्ड, अपवर्ड कह सकता हूं। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर उठ रही है ना, बाहर तो आ ही रही है, इसके अलावा आपको दिख रहा है वो ऊपर की ओर उठ रही है। रिब्स, रिब्स ऊपर की ओर उठ रही है, बाहर आ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, बाहर आ रही है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं रिब्स आउटसाइड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स का। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, रिब्स इनसाइड, रिब्स इनसाइड, इनसाइड एंड डाउनवर्ड, 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 रिब्स इनसाइड। जैसे इनहेल एक्सहेल कर रहा हूं, इन्हें एक्सहेल किया जैसे मैंने, तो क्या हुआ, रिब्स नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रिब्स इनसाइड डाउनवर्ड जा रही है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको याद रखना चाहिए, आप क्या देख रहे हो यहां पर, जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, इनहेलेशन कर रहे हो, आपका जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है ना। ऐसे था, ऐसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, मतलब स्पेस कम था ना, ऐसे हो गया तो स्पेस क्या हो गया, ज्यादा, इतना स्पेस हो गया ना, इतना स्पेस हो गया। मतलब इनहेलेशन में क्या होता है, स्पेस को बढ़ाने के लिए, स्पेस को बढ़ाने के लिए यहां पर क्या होता है, डायफ्राम क्या कर जाता है, ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट मैं कह सकता हूं फ्लैट, और फोर्थ पॉइंट यहां पर कह सकता हूं मैं, ये क्या होता है, डोम शेप। सर डोम शेप क्या होता है, डोम, डोम देख लेते हैं एक बार इसको, डोम शेप
डोम शेप मतलब क्या हुआ, ये वाली जो शेप होती है, ये वाली शेप, इसको बोलते हैं डोम शेप, और इसका मतलब होता है फ्लैट। इसका मतलब डोम शेप, इसका मतलब होता है फ्लैट। तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीटली हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको रिलेट करनी है, आपको रिलेट करनी है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन रिलेट करके पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, रिलेट करके पढ़ना। सर रियल में चीजें हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं करता हूं इनहेलेशन। आप बताइए, जब मैं श्वास लेता हूं, थोरेसिक कैविटी, ये चेस्ट वाली हिस्सा है, इसे वो थोरेसिक कैविटी, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी वाला जो हिस्सा है, ये इसकी जो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है। हाँ सर वॉल्यूम बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो इसके अंदर गैस एंटर करेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तभी तो गैस एंटर करेगी, मतलब इसके अंदर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि जिसकी वॉल्यूम इसकी बढ़ रही है, इसका मतलब इसके अंदर गैस एंटर कर रही है। और जब एक्सहेलेशन की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैं बाहर निकालता हूं, श्वास छोड़ता हूं, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गया कम। अगर वॉल्यूम कम हो गया, यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम जैसे डिक्रीज हो जाता है तो मतलब क्या हुआ, एक्सहेलेशन कर देते हैं। और इनहेलेशन का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। तो यहां पर मैकेनिज्म आपको समझ में आने चाहिए, और मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि आपको फील करना है, फील करना है। अगर फील कर रहे हो ना, तो ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये जो प्रोसेस इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट हो जाता है, तो फिर एक चीज अगर यहाँ पर गड़बड़ा जाती है, 4 पॉइंट है, एक भी ऐसा होता है कि एक पॉइंट समझ में नहीं आता तो चारों ही नहीं आते। तो थोड़ा समझ के समझना है, यहाँ पर समझ के पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा जो रेस्पिरेशन वाला ही कंप्लीट हो चुका है। रेस्पिरेशन इतना ही है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ने वाले मेनली ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हाइट के बारे में पढ़ने, उसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है एनसीईआरटी में, आपकी जो एल्वेलाई होती है, आपकी जो एल्वेलाई होती है, ये इतनी बड़ी होती है कि अगर इसको फैला दिया जाए, एल्वेलाई सभी एल्वेलाई को निकाल कर फैला दिया जाए, तो 80 मीटर स्क्वायर बड़ा क्षेत्रफल या एरिया कवर कर सकती है। इतनी ज्यादा एल्वेलाई होती है, इसके बारे में थोड़ा विचार करना, इस पर थोड़ा विचार करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।